इसके आगे की कहानी को अगर हम समझते हैं तो देखिएगा, एक अनुच्छेद पढ़ना है हमें, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में बोला गया है, एक टर्म, एक शब्द होता है जिसे हम लोग बोल रहे हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो होंगे उनको नामांकित किया जाएगा किनके द्वारा? नामांकित किया जाएगा किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब समझते हैं ये क्या बातें बोल रही है। देखिए, विधान परिषद में जो न्यूनतम सीट हो सकता है, न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 40। और अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 1/3 गुना उस राज्य के विधानसभा में कुल सीटें। ठीक है, तो ये अधिकतम सीटें वहाँ पे हो सकती है और न्यूनतम सीटें इतनी हो सकती है। जैसे बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75। तो इन 75 सीटों में से तो क्या सीट, सभी सीटें जो होंगी वो चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे? तो जवाब है नहीं। इनका 1/6 भाग कौन नामांकित करेंगे? तो ये शक्ति किनके पास है? वो राज्यपाल के पास है। तो 75 का लगभग 1/6 भाग जो होगा वो किनके द्वारा नामांकित किया जाएगा? वो राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जा सकता है। तो ये बोला गया है किसमें? ये बोला जाता है आपके अनुच्छेद 171 के अंदर। ठीक, ये उसी प्रकार की शक्ति है जैसे कि राज्यसभा के अंदर 12 सीटें को नामांकित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। 12 सीटें, वो किसी कल्चर से आ सकते हैं, कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं या देश के लिए बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो उन्हें राष्ट्रपति 12 सीटों पर नामांकित किया जा सकता है किन्हें? राज्यसभा के अंदर। तो वैसे ही शक्ति दी गई है किनके पास? राज्यपाल के पास, कि विधान परिषद के अंदर जो होगा वो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? 1/6 सदस्यों को चुन सकते हैं। अब एक सवाल होता है जो आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो। देखिए, एक होता है विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों के सदस्य को क्या कहते हैं हम लोग? कई बार आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसे लोकसभा होता है तो जस्ट लाइक राज्यों के अंदर क्या होता है? विधानसभा। तो लोकसभा का वही काम होगा जो किसका होता है? लोकसभा का। लेकिन ये राज्यों के अंतर्गत है, उसकी अपनी शक्तियाँ होंगी। विधान परिषद का वही काम होगा जो राज्यसभा का होता है। इनमें भी शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर है, बट आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हो। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल लगभग कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और अगर पूछा जाए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो सदस्यों का कार्यकाल भी कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद का अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल कब होगा तो ये अनिश्चित होता है, इसके लिए कहीं निश्चित सीमा नहीं है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, अगर पूछा जाए कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और 6 वर्ष में एक नियम यह है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होंगे? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर अगले 1/3 सदस्य को नियुक्त कर लिया जाता है। तो एक अंतर यह है, विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये अंतर है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको जो न्यूनतम आयु सीमा चाहिए वो कितना है? वो है आपको 25 वर्ष। जबकि विधान परिषद के अंदर आपको सदस्य अगर बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो ये कुछ अंतर है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे की कहानी को अगर देखा जाए तो अगला अनुच्छेद है हमारा 174। 174 ये बोलता है कि अगर राज्यपाल चाहे ना तो वो क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये किस में बोला गया है? ये आर्टिकल 174 में बोला गया है। अब अगर देखा जाए तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 क्या बोलता है? राइट टू एड्रेस
राइट टू एड्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या है, राज्यपाल चाहेंगे ना तो वो क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, किसे संबोधित कर सकते हैं, विधानसभा को। और अगर 6 माह से ऊपर की अवधि होने लगे, जैसे आप जानते हो संसद के सत्र की जो अधिकतम अवधि होती है वो कितने मंथ की होती है, 6 माह का। मान लीजिए कि संसद की सत्र की लास्ट डेट है आज का डेट मान लेते हैं, तो अगला जो 6 मंथ होगा ना, उससे पहले क्या होगा, हमें संसद के सत्र को बुलाना होगा, क्योंकि 2 सत्र के बीच में अधिकतम जो गैप हो सकता है वो कितने माह का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है। तो राज्यपाल उस स्थिति में क्या करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे, और वो नोटिस भेजने का राइट भी किनके पास होता है, वो राइट किनके पास है, राज्यपाल के पास होता है। अब अगर अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ें तो अगला अनुच्छेद है हमारा 176। 176 ये बोलता है कि सदन का पहला सत्र, अब ये कौन से सत्र की बात हो रही है, तो पहला अगर कंडीशन देखा जाए तो हर वर्ष का पहला, जैसे मान लीजिए पहला सत्र मान लेते हैं कि 2026 चल रहा है, और 2026 में फरवरी माह में क्या होती है, विधानसभा की बैठकें बुलाई जाती है। तो विधानसभा की जो बैठक फरवरी माह में बुलाएगी, तो जो उसका पहला भाषण होगा ना, पहला स्पीच भाषण, वो किन के द्वारा दिया जाएगा, वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। अगर उसी में दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो मान लेते हैं कि जैसे वर्ष 2025 में क्या हुआ था, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो चुनाव के बाद नई सरकार बनी थी, और मान लेते हैं कि जो नई सरकार बनी वो दिसंबर माह में अपनी सत्र को बुलाती है। तो दिसंबर माह में चुनाव के बाद जो पहला भाषण होगा वो भी कौन बोल देंगे, वो भी देने का अधिकार किनके पास होता है, वो राज्यपाल के पास होता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा, इसके बाद एक अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 200। जैसे राष्ट्रपति के पास क्या होता है ना, वीटो पावर्स होती हैं। तो वीटो पावर जैसा शब्द तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें राज्य के विधानसभाओं के स्ट्रक्चर की, तो राज्य के विधानसभाओं के स्ट्रक्चर में भी देखोगे ना आप, तो एक होता है क्या, विधानसभा, दूसरा कौन होता है, विधान परिषद, और तीसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं राज्यपाल। अब भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं ना जहाँ पे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में क्या है, केवल और केवल क्या होता है, विधानसभा है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि किन किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो। पहला है हमारा बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो अब नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, मान लेते हैं कहाँ पे, विधानसभा में, ये बिल का नाम क्या है, बिल एक्स, ठीक है। तो अब ये बिल कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा विधान परिषद में, बिल एक्स पास होने के बाद, और जब तक इसको राज्यपाल अपने कंसेंट नहीं देते हैं, राज्यपाल अपनी सहमति नहीं देते हैं, तब तक ये बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। अभी तक इसे क्या बोला जा रहा है, बिल। लेकिन जब राज्यपाल इसको अपनी सहमति दे देते हैं तब इस बिल को क्या बोला जाएगा, एक्ट बोला जाएगा, यानी कि इसे कानून बोला जाएगा, ठीक है। तो जब कानून बोला जाएगा तो क्या राज्यपाल के पास कोई ऐसी पावर्स है कि राज्यपाल चाहे तो इस बिल को रोक सकते हैं? तो वैसे ही जैसे 3 पावर्स राष्ट्रपति के पास होती है ना, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, तो वो सभी तरह की वीटो पावर्स किसके पास भी हैं, राज्यपाल के पास। बट वो वीटो पावर इस्तेमाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक शक्ति और होती है राज्यपाल के पास, वो शक्ति कौन सी है, तो देखिएगा, राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत ही क्या कर सकते हैं ना, किसी भी बिल को, अगर मान लीजिए राज्यपाल को लगे कि ये जो बिल लाया गया है ना एक्स, ये क्या है, संवैधानिक मुद्दों से ज़रूरत है और इस पर मुझे और ज़्यादा एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, तो राज्यपाल चाहेंगे तो उस बिल को किसके पास रिकमेंड कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करने का जो राइट होगा वो किस अनुच्छेद में आएगा, वो आएगा 200 में। लेकिन जब एक बार रिकमेंड हो गया ना, उसके बाद उस बिल पर राज्यपाल के पास कोई पावर्स नहीं होती। मतलब जब बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तब वो अब किस तरह से डील होगा, आर्टिकल 201 के तहत। अब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस पर अपने चारों वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 वीटो पावर, सॉरी। पहला कौन सा था, पॉकेट वीटो,
दूसरा कौन सा है, एब्सोल्यूट वीटो, और तीसरा कौन सा है, सस्पेंसिव वीटो। तो ये तीनों वीटो पावर्स का इस्तेमाल अब राष्ट्रपति करेंगे किसके तहत, अनुच्छेद 201 के तहत। तो ये हमने यहाँ तक कुछ समझने का प्रयास किया। अब देखिए अगला एक आर्टिकल और है जिसे हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 207। अनुच्छेद 207 ये बोलता है मनी बिल के बारे में। मनी बिल, तो बोला गया है कि मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है, अगर केंद्र सरकार के अंदर हो रहा है तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, किससे, भारत के राष्ट्रपति से। तो अगर इसमें बोला गया है कि अगर आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में, तो आपको किनकी सहमति लेनी होगी, तो उसमें आपको सहमति लेनी पड़ती है किनकी, राज्यपाल की। जिस तरह से राष्ट्रपति वहाँ पे सहमति देते हैं, यहाँ पे कौन देंगे रिकमेंडेशंस, किनके द्वारा दिया जाता है, वो रिकमेंडेशंस दिया जाएगा किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसके आगे के अगर अनुच्छेद को हम पढ़ें तो देखिएगा, अगला अनुच्छेद जो हमें पढ़ना है वो है अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। अब ये क्या है, ऑर्डिनेंस के बारे में है। ऑर्डिनेंस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यादेश। अब अध्यादेश होता क्या है, और सबसे पहले इसका भारत में कब लाया गया इसको, इस चीज़ को, और राष्ट्रपति जो होंगे वो किस अनुच्छेद से देंगे, तो राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं वो किस अनुच्छेद से दे सकते हैं, 123 से। जबकि राज्यपाल किससे देंगे, तो राज्यपाल के पास पावर्स होती है 213 के अंतर्गत। अब ऑर्डिनेंस या अध्यादेश है क्या, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद अपने सत्र में ना हो, ठीक है, इन दोनों की बैठकें क्या हो, ना चल रही हों, और उस वक्त में सत्र में ना हो, और उस वक्त हमें किसी कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस हो, तो उस कानून को राज्यपाल जो होते हैं वो लागू कर सकते हैं। तो राज्यपाल तभी लेकिन अध्यादेश लागू करेंगे जब दोनों सत्र ना चल रहे हो। सत्र नहीं होगा और कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो राज्यपाल अपने आदेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई भी कानून को पारित कर सकते हैं। और जो कानून पारित होगा ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अध्यादेश बोला जाएगा। और अध्यादेश के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो समझना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से प्रभावी होगा जैसे कि विधानसभाओं से पास होने के बाद कोई भी बिल होता है। तो अब देखा जाए तो मान लीजिए कि कानून बन गया, और कानून बनने के कुछ समय के बाद क्या होता है, विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाता है। तो जब भी विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा ना, उसके 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक ये ऑर्डिनेंस प्रभावी रहेगा। और अगर 6 वीक के अंदर विधानसभा उस बिल को पास नहीं करती है तो ये जो अध्यादेश था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो ये इसमें हो गया, इसके बारे में ये बोला गया। अब एक सवाल होता है कि अध्यादेश सबसे पहले कब लाया गया, भारत में इंट्रोड्यूस कब होता है। तो इसकी कहानी को हम समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। एक कानून लाया जाता है 1861 के अंदर। देखते आपने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कानून भारत के अंदर लाए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, फिर 1773 में, फिर 1781 में, 84 में, तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स लाए गए थे। उसमें से एक कानून कौन सा था, 1861 में लाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि वाइसराय जो होंगे ना, वो आपातकाल की स्थिति में एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये दिया गया था पावर किनको, उस वक्त के हिसाब से वाइसराय को। तो आज़ादी के बाद भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और आज भी देखा जाए तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 2 व्यक्तियों के पास होती है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से करेंगे, राज्यपाल 213 के तहत कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जो होंगे वो ऑर्डिनेंस किस के तहत कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर्स आ जाती हैं आपके 213 के अंतर्गत। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इससे आगे के अनुच्छेद को हम समझते हैं। तो देखिएगा, अगला जो अनुच्छेद हमें पढ़ना है वो है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 ये बोलता है कि हर राज्य में क्या होंगे ना, उच्च न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय। और भारत में वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो भारत में वर्तमान स्थिति में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। और 25 हाई कोर्ट हैं तो उसमें न्यायाधीश भी होंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी ना, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी वो तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वो कौन करने वाले हैं, वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन उनको सलाह लेनी चाहिए किनसे, तो उनको सलाह किनसे लेनी पड़ेगी, उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से।
इसमें देखा जाए तो नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल के पास कोई बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती, लेकिन बस ये बोला गया है कि जब भी उस राज्य से संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी ना, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होंगे उनकी सलाह लेना भी क्या होगा, आवश्यक होगा। इसके बाद एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 333। इसमें पहले ये बोला जाता था कि जिन भी राज्यों में एंग्लो इंडियंस की संख्या है, मतलब एंग्लो इंडियंस जो है वो कुछ हैं, वैसे अंग्रेज जो भारत में ही बस गए हों आज़ादी के बाद, तो बोला ये जाता था कि राज्यपाल यदि चाहेंगे ना, राज्यपाल यदि चाहें तो एक एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में वैसे भी अंग्रेज कम हैं, भारत में वैसे ही बहुत समस्या, तो वो बेचारे भारत में क्यों रहेंगे। तो फाइनली क्या किया जाता है, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन सन 2020 में लाया गया था, और उसके तहत बोला गया कि अब हमें एंग्लो इंडियंस की आवश्यकता नहीं है। तो आज के बाद कोई भी एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति नहीं होगी। अच्छा, सेम ऐसे ही शक्तियाँ किनके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते थे, नामांकित कर सकते थे लोकसभा के अंदर। तो ये प्रेसिडेंट्स की पावर थी, और 333 के तहत कौन कर सकते थे, राज्यपाल। लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन के बाद इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब इससे आगे की कहानी को अगर हम समझें तो एक अनुच्छेद और है जिसे हमें पढ़ना होता है, अनुच्छेद 356। देखिए, भारत में जो होते हैं ना, 3 प्रकार के आपात की चर्चा है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राज्य आपात, और तीसरा होता है हमारा वित्तीय आपात। ठीक है, एक बार इनके अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। राज्य आपात जो होता है वो किस अनुच्छेद से लग सकता है, 352 से। राष्ट्रीय आपात आपका किस अनुच्छेद से लगेगा, 352 से। राज्य आपात किन से लग सकता है, 356 से। और वित्तीय आपात किससे लग सकता है, 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात जो है ना, अब तक केवल भारत में कितनी बार लगा है, 3 बार लग चुका है। जबकि राज्य आपात देखा जाए तो हर राज्यों में इसकी स्थिति अलग अलग है। बिहार में राज्य आपात कितनी बार लग चुका है, 8 बार लग चुका है। जबकि देश में बात करें, अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं हुआ। इसकी आवश्यकता महसूस हुई भी थी 1991 में, बट थैंक्स टू उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश को उस स्थिति से बाहर निकाला था। तो बिहार में ये स्थिति कब आई है, 8 बार अब तक देखा जाए तो ये चीज़ें लग चुकी हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश में राष्ट्रीय आपात जो है ना वो कब कब लगा है। तो देखिएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसे देखिए, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था वो कब था, 65 में। दूसरा राष्ट्रीय आपात लगा था कब, 1971 में, जब हम बांग्लादेश के साथ वॉर में थे। और तीसरा कब लगा था, 1975 में। बिहार में 8 बार अब तक राज्य आपात लग चुका है। लेकिन सबसे पहले जो आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, पेप्सू के अंदर। उस वक्त के हिसाब से बोला जाए तो कौन सा राज्य था, पंजाब। पंजाब के अंदर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, और वित्तीय आपात की चर्चा आज तक नहीं की गई है। तो अब आर्टिकल 356 बोलता क्या है, अगर राज्यपाल को लगे कि देश में जो सरकारें चुनी गई थी वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, यानी कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकते हैं कि आप क्या करो, आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दो। यानी कि राज्य आपात को आप लागू करने की रिक्वेस्ट जो है वो कौन कर सकते हैं, वो भी किनके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में बोला गया है। अब अगर अगले पॉइंट्स के बारे में देखा जाए तो राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल के पास कुछ और भी शक्तियाँ होती है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी, स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय का जो चांसलर होंगे, वो चांसलर कौन होंगे, तो वो राज्यपाल होंगे। और राज्यपाल के पास ही ये पावर दी गई है कि वो चाहेंगे तो डिप्टी चांसलर को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो डिप्टी चांसलर की नियुक्ति भी कौन कर सकते हैं, ये गवर्नर करेंगे। ठीक है, चांसलर कौन होंगे, राज्यपाल, और डिप्टी चांसलर की नियुक्ति कौन करने वाले हैं, तो ये हमारे गवर्नर करने वाले हैं। और एक अगर आपसे देखा जाए तो एक मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो होता है ना, कभी भी उस राज्य से संबंधित व्यक्ति नहीं होता।
जैसे मुख्यमंत्री देखा जाएगा ना, तो मुख्यमंत्री उसी राज्य का होगा, लेकिन राज्यपाल जब भी बनाया जाता है तो वो उस राज्य का निवासी नहीं होता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बिहार की बात करें, तो बिहार में अभी के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। उनका घर कहाँ पर है? यहीं पर। लेकिन मान लेते हैं बिहार के राज्यपाल हैं एक्स नाम से, तो ये एक्स निवासी जो होंगे वो बिहार राज्य के नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण ये दिया जाता है ना, कई बार क्या होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में अनबन होने लगती है। अनबन क्यों होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो जनता के द्वारा चुना गया है, जबकि राज्यपाल की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है। तो मुख्यमंत्री को ऐसा फील होने लगता है कि यार मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो शक्तियों का डिसबैलेंस हो जाता है। तो मुख्यमंत्री हो सकता है कई बार ऐसे फैसले ले ले जो राज्यपाल उसको पसंद ना करे, तो उस डिसबैलेंस को क्या करना होगा? हमें हटाना होगा। तो सामान्य तौर पर जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो उसी राज्य के निवासी होंगे, और जो राज्यपाल चुने जाएंगे वो दूसरे राज्यों से हम चुनते हैं। तो ये एक मेजर फैक्ट दिया जाता है ताकि दोनों के बीच में क्या हो? कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये रीजन दिए जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज आप देख रहे हो उसे आप पसंद कर रहे होगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।